सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बताता है हमें, देखो कि ये बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये भी हमें ड्यूअल नेचर ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और जी सर। डी ब्रॉगली का मानना क्या था कि कोई भी जो पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल के पास क्या होता है, एक वेव नेचर होता है, ठीक है। वेव नेचर बोलने का मतलब है जितने भी पार्टिकल मूव करते हैं उनके ट्रेजेक्टरी के साथ हमेशा एक वेव भी एसोसिएटेड होता है। और इसका लॉजिक क्या था कि उसने कहीं पार्टिकल्स के जी पास सर। भी क्या होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए। तो लोगों जी ने उससे पूछा कि भाई अगर पार्टिकल के पास वेव नेचर है तो फिर दिखता क्यों नहीं है, लोग ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। जी सर। तो उसने एक टर्म कॉइन किया जिसको उसने बोला मैटर वेव। उसने बोला पार्टिकल्स के पास जो होता है, जो वेव नेचर होता है और जी उसमें जो सर। वेव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। ओके। तो लोगों ने बोला क्या है ये, तो उसने बोला देखो क्या है कि मान लो आपके पास एक से ज्यादा वेव है, ठीक है। एक आपके पास ये वेव है, ये दूसरा आपके पास ये एक वेव है, तीसरा आपके पास ये एक वेव है। वेव तो तीन ही है आपके पास, तीनों ही वेव है। जी सर। लेकिन अगर कोई इसमें से बोलेगा कि सबसे सिग्निफिकेंट वेव कौन है, किसमें सबसे ज्यादा वेव नेचर हमें ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब इस वाले लाइन को अगर कोई दूर से देखेगा तो स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा। हाँ सर। मतलब इस डायग्राम को मैं बोलता हूँ थोड़ा दूर से देखो इन तीनों डायग्राम को, तो सबसे ज्यादा जी अच्छे सर। वेव किस में दिखेगा, फर्स्ट में दिखेगा, हाँ सर। ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, यहाँ पे ये वेवलेंथ है, ठीक है। यहाँ जी सर। पे ये वेवलेंथ है, मतलब इससे कम है वेवलेंथ। इस वाले में वेवलेंथ ये है। तो अगर मैं बोलता हूँ ये लैम्डा जी वन सर। है, ये लैम्डा टू है, ये लैम्डा थ्री है, तो ऐसा बोलेंगे लैम्डा वन ग्रेटर देन लैम्डा टू ग्रेटर देन लैम्डा थ्री। जी सर। दिखने डायग्राम से पता चल रहा है। तो उसने हाँ क्या सर। बोला, वेवलेंथ तो सबके पास है, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि जब लैम्डा इंक्रीज होता है तो जो जी वेव सर। नेचर है वो मोर सिग्निफिकेंट हो जाता है। जी सर। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा वेव नेचर, आप ऐसे बोल सकते हो वेव नेचर ओके। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जी सर। तो उसने बोला आपको वेवलेंथ इसलिए ऑब्जर्व नहीं होता बिकॉज आप इस तरह के वेव को ऑब्जर्व कर रहे हो, और मैटर जो होते हैं, मैटर के साथ जो वेवलेंथ जो वेव एसोसिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। तो आप ऐसे बोल सकते हो वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव। अब देखो उसने फिर क्या पॉइंट बोला कि उसने जी सर। मैटर वेव एक्सप्लेन किया, फिर उसने बताया कि लैम्डा कम होता है इसलिए हमें दिखता नहीं है, और उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया जिससे उसने लोगों को सेटिस्फाई किया। उसने जी सर। बोला कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि ऐसा होता है। तो लोगों ने कैसे, तो बोला देखो अगर कोई मैटर है, ठीक है, अब इसके पास वेव है या इसके पास पार्टिकल है, अब वो किसी भी फॉर्म में रहो, एट ए पार्टिकुलर स्टेट इसका एनर्जी दोनों में, मान लो इस स्टेट में इसका एनर्जी कंटेंट E1 है और वेव वाले में एनर्जी कंटेंट E2 है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहो, कोई भी नेचर दिखलाओ, पार्टिकल दिखलाओ या वेव दिखलाओ, आपका एनर्जी कंटेंट तो ठीक है, वो एक ही होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। तो फिर उसने फॉर्मूला आइंस्टाइन का यूज किया कि इवन मान लो आपके पास mc स्क्वायर है, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल, c स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, बट यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और ओके। E1 हो गया एनर्जी। जी। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब कोई m मास का पार्टिकल c स्पीड से मूव करता है तो उस पार्टिकल के मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब पार्टिकल के आप जी सर। एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। और जी वेव सर। नेचर है तो वेव नेचर में हमने पढ़ा है E2 किसके बराबर होगा, इसी बाई लैम्डा। इससे पहले। सो लैम्डा को उसने बोला ये
डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, फोटोन के लिए। बस उसने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, या आप ऐसा बोलो ये मैटर वेव का ये मैटर वेवलेंथ है, ओके बिकॉज वो वेव वाले किसके देख ले रहा है, सेम मैटर के लिए देखता है। जी सी आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये दोनों सी का वैल्यू सेम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, चाहे वो पार्टिकल में हो चाहे वो वेव में हो। ठीक है, और ओके एच आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जी बेस्ड ऑन एनर्जी इक्वलिटी उसने बोला E1 जो होना चाहिए वो E2 के बराबर होना चाहिए। अगर सेम मैटर है तो एनर्जी कंटेंट तो सेम होगा। तो उसने क्या किया, जी mc² इक्वल टू hc/लैम्डा इक्वेट किया, तो c जी कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा क्या आया, h/m × c। जी अब लिमिटेशंस क्या है कि पार्टिकल के पास ये स्पीड तो नहीं होता है। ठीक है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड ऑफ पार्टिकल नहीं आता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आता है और कहीं पे नहीं आता। तो उसने जी बोला कोई बात नहीं, लैम्डा जो है उसको जगह आप h/mc की जगह पे आप उसको v कर दो, वेयर v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल कर लो। अगर c अचीव नहीं कर सकता कुछ तो स्पीड होगा जी ना, कुछ तो होगा ही। तो फिर उसने बोला लैम्डा जी इज इक्वल टू h/p, ये उसने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया। ओके सर सी अब देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पे उसने क्या बोला कि अगर कोई बहुत बल्की पार्टिकल है, कोई बहुत हेवी पार्टिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है m का वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई होगा। जी सर तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m × v। अगर m का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस बात है लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जी और अभी मैंने क्या पॉइंट बताया था, अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो वेव नेचर का भी सिग्निफिकेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जी जाएगा। हाँ सो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर बल्कियर पार्टिकल जी लैम्डा विल बी लो, यस सो वेव नेचर विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। जी और वही अगर m का मास बहुत कम होगा, m बहुत कम होगा, तो फिर लैम्डा क्या होगा, हाई होगा, फिर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा, तो वेव भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो हाँ फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और like electron mass will be very low, so lambda will be significant। मतलब दुनिया में कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो हम मूव कर रहे हैं, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई कोई बुलेट मूव कर रहा है, कोई पत्थर मूव कर रहा है, कोई पूरा का पूरा जी बिल्डिंग मूव कर रहा है, कुछ भी मूव कर रहा है, उनके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। वो अलग बात है, जी वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके मास पे और स्पीड पे। अगर जी लैम्डा बहुत, अगर m बहुत हाई है तो कभी हाई स्पीड अचीव नहीं कर पाता कि आपको लैम्डा का वैल्यू वो आपको सिग्निफिकेंट दे पाए। ठीक है, जी तो देखो एक तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये आपका एक इक्वेशन है जिससे कि हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए डाटा क्या चाहिए, मास ऑफ पार्टिकल चाहिए और स्पीड ऑफ पार्टिकल चाहिए। जी ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अप्लाई करेगा, क्या यूज करेगा, तो पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जी सो mv² इज इक्वल टू 2 × काइनेटिक एनर्जी। जी तो अगर हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जी जाएगा, m² v² इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जी तो यहां से क्या लिख सकते हैं, mv इक्वल टू √2 × m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/√2 × m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
क्लियर है? जी अब देखो, फॉर चार्ज पार्टिकल, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं। फॉर चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q इंटू V, वेयर जी Q इज चार्ज एंड V इज अप्लाइड पोटेंशियल। जी सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई रूट अंडर 2 इंटू एम, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V। एक फॉर्मूला अपने पास ये भी हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, जिससे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी ट्रिक क्या है कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के लिए आया, मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, बाकी ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए भी हो सकता है। ट्रिक क्या है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेगा। अगर आपको इस फॉर्मूले के लिए, अगर आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से हमने एक्साइट किया है, तो इस फॉर्मूले से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लैम्डा, बोर एटॉमिक मॉडल का एक लिमिटेशन ये भी था कि उसने एक फॉर्मूला बताया था mvr इक्वल टू nh बाई 2 की एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, लेकिन बोर इसको प्रूव नहीं कर पाया था। ठीक है, इस फॉर्मूले को बोर प्रूफ नहीं कर पाया था, कांट प्रूव। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले ने इसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? उसने बोला कि अगर कोई एक सपोज ऑर्बिट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका और ये कोई ऑर्बिट है, उसने बोला अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। मेरा ये सिमेट्रिक डायग्राम नहीं बना है, लेकिन सिमेट्रिक डायग्राम में क्या होना चाहिए, जैसे भी हो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से वो स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट को एंड कर रहा है। इससे फायदा ये होगा कि हर बार इलेक्ट्रॉन अपने एक ही ट्रेजेक्टरी में मूव करता रहेगा, वो इसी पाथ पे हर बार घूमेगा और किसी पाथ पे नहीं जाएगा। अगर सपोज उसने अपना पाथ चेंज किया और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैच नहीं किया, चलो मैं छोटे डायग्राम पे बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे ऐसा केस हो गया कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और ये मूव करना शुरू किया और उसने देखो ये पाथ को क्रॉस कर लिया। तो जब पाथ को क्रॉस किया तो अगली बार जब वो चक्कर लगाएगा तो फिर इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो इसी ऑर्बिट में घूमेगा, बट उसी पाथ पे नहीं घूमेगा। मतलब क्या हुआ कि हर बार वो अपना रास्ता बदलते जा रहा है। तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करने लगेगा। ओके, जैसे मान लो कि आपके पास अपने जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अगर हर प्लैनेट अपना ट्रेजेक्टरी चेंज करने लगे तो फिर क्या होगा, हर प्लैनेट एक दूसरे से कॉलिजन कर सकता है, घूमते घूमते वो एक दूसरे के पाथ में आ जाएंगे। लेकिन हर प्लैनेट जो है वो अपना ट्रेजेक्टरी मेंटेन रखता है, हाँ, तो इसलिए वो किसी के रास्ते में नहीं आते। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही मूव करता है। ओके, कि अगर इलेक्ट्रॉन अपना ट्रेजेक्टरी सेम रखता है, फायदा ये है कि वो इस टोटल डिस्टेंस को एक सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल में हमेशा कंप्लीट करेगा। जैसे मैंने इस पॉइंट बोला कि इस पॉइंट से लेके, एक दूसरे तरह से कहता हूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फर्स्ट साइकिल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सेकंड साइकिल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक थर्ड साइकिल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर फोर्थ साइकिल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिफ्थ साइकिल, और यहां से लेके यहां तक वो सिक्स्थ साइकिल। मतलब इस ऑर्बिट को वो सिक्स साइकिल में कंप्लीट कर रहा है। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये सर्कुलर पाथ कितना होता है, सर 2 पाई आर। तो अगर ये सर्टेन सपोज कोई एक रेडियस है 2 पाई आर एन, तो इस डिस्टेंस को कितने साइकिल में कंप्लीट कर रहा है, हम जनरलाइज करके बोल रहे हैं। आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मुझे नहीं पता कौन सा रेडियस है, कौन सा ऑर्बिट है, तो मैं nth ऑर्बिट के लिए बोलता हूँ कि ये nth ऑर्बिट है।
तो nth ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस जी। कितना होगा 2πrn। और इस पूरे हाँ सर। डिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है कितने साइकिल में, मान लेते हैं n साइकिल में ट्रेवल करता है, ओके सर। ठीक है। तो एक साइकिल में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लैम्डा, एक साइकिल में हाँ डिस्टेंस सर। कितना ट्रेवल करता है लैम्डा, तो n साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा n लैम्डा। हाँ सर। तो हर एक इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन को फुलफिल करता है कि वो 2πrn को n लैम्डा में कंप्लीट करेगा। अब ये लैम्डा कौन सा है सर, ये डी ब्रोगली वेव। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जी सर। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2πrn n और लैम्डा क्या हो गया h/mv, जी। ठीक है, h/mv। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2π m इंटू 2π, ये हो गया v, इसको मैं कर देता हूं nth ऑर्बिट में स्पीड m vn rn इक्वल टू nh, दैट इज mvn rn इक्वल टू nh/2π। समझ में आया, ये वही फॉर्मूला था ना mvr इक्वल टू nh/2π। तो इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली उसने प्रूव कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, जो n है ये वाला, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, दैट इज नंबर ऑफ वेव। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वेव इन एन ऑर्बिट। कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो कितने बार वो साइकिल कंप्लीट करता है एक ऑर्बिट में, जी। ठीक है। सो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is equal to, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना वेव बना है इस ऑर्बिट में, तो हमें क्या करना होगा, इस टोटल डिस्टेंस को जी। लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो गया कितने वेव ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन वन साइकिल और वन वेव। गुड। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2πrn, जी। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल इन वन साइकिल कितना हो गया लैम्डा। सो 2πrn और लैम्डा क्या हो गया h/mv, हाँ सर। h/mv। सो 2π/h into m vn rn, ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 2π/h, ये h है जी। 2π/h, और mvn का फॉर्मूला क्या था nh/2π, जी। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π। सो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो बचा क्या n, और ये n कौन था ऑर्बिट नंबर। मतलब एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कितना वेव बनाता है, तो जितना उसका ऑर्बिट नंबर होता है। अब जैसे मैं इस डायग्राम में देखूं तो यहां से लेके यहां तक देखो सिंपल सा है, या तो आप पीक काउंट कर लो कितने पीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वेव बनेगा। या तो अंदर वाले पिक काउंट कर लो या बाहर वाले कोई पिक काउंट कर लो, कोई एक पिक काउंट कर लो, उतने ही वेव होंगे आपके पास, अगर इस तरह का डायग्राम है, इस तरह का इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। तो यहाँ पे 6 पिक है, मतलब यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वेव क्रिएट हो रहा है, 6 नंबर ऑफ वेव क्रिएटेड और 6 नंबर ऑफ वेव साइकिल कंप्लीटेड,
तो बोलेंगे यहाँ पे जो ऑर्बिट नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो कभी भी हमें अगर ये काउंट करना है कितना है, तो बस नंबर ऑफ पीक काउंट करना है। डायग्राम मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पीक काउंट करना है। तो 1 2 3 बोलेंगे ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू हाँ 3। अगर सपोज कोई ये है, जी सर। थोड़ा सा मैं इसमें छोटा छोटा वेव बना रहा हूँ। अब कोई बोलेगा इसमें कितना जी ऑर्बिट नंबर है, सर तो इसमें 1 2 3 4 5 7 हो गया 6 7। बोलेंगे यहाँ पे ऑर्बिट नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। जी सर। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जी वेव्स मेड बाय एन बोर्स इलेक्ट्रॉन इन 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब मुझे इतना पता है कि थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में जब जी 1 रिवोल्यूशन लगाएगा, मतलब एक बार चक्कर लगाएगा, तो कितने वेव बनाएगा, 3 बनाएगा। सर थर्ड ऑर्बिट ऑर्बिट। नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव। जी सर। तो थर्ड ऑर्बिट में 1 रिवोल्यूशन में 3 बनाता है, तो 5 रिवोल्यूशन में क्या बनाएगा, सर 3 15। इंटू 5 15 वेव्स बनाएगा। देखो क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ओके बोर ऑर्बिट इज x, दैट इज r1 इज इक्वल टू x, देन de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना जी है, रेडियस और de Broglie wavelength का रिलेशन ढूंढो। तो क्या फॉर्मूला था अपने पास, 2 pi r इक्वल टू n लैम्डा। n इज ऑर्बिट नंबर, लैम्डा इज de Broglie wavelength, r इज रेडियस। जी सर। तो अगर r1 दिया हुआ है तो हमें r3 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते जी हैं सर। 2 pi r3 इक्वल टू, अब r3 बोलने का मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। ये n ऑर्बिट नंबर ही तो है। 2 जी pi सर। rn इक्वल टू n लैम्डा, ये एग्जैक्ट होना चाहिए, जी मैंने 2 सर। pi r ही लिखा था। तो 2 pi थर्ड ऑर्बिट में पूछा है, तो r3 हो गया 2 pi r3 इक्वल टू 3 लैम्डा। अब r1 इक्वल टू x दिया हुआ है, तो r3 क्या लिख सकते हैं, r1 का फॉर्मूला क्या रहा होगा, 0.53 इंटू 1 स्क्वायर बाई जेड, और जो r3 है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी 0.53 सर। इंटू 3 स्क्वायर बाई जेड। तो देखो 1 स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, जी तो सर। ये x के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ये भी तो x के बराबर ही होगा। तो x इंटू 9 लिख सकते हैं, दैट इज 9x को लिख सकते हैं। r3 कितना जी होगा, सर। 9x। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, 2 पाई r3 का मतलब हो गया 9x जी सर। इक्वल टू 3 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू, ये 3 से 3 टाइम्स गया, क्या लिख सकते हैं, 6 पाई x। ये रहा आपका आंसर। जी So an electron beam can undergo diffraction by crystals। ये ऐसे ही बिना काम का लाइन लिखा हुआ है, काम का लाइन यहाँ से शुरू होता है। थ्रू व्हाट पोटेंशियल शुड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स वेवलेंथ जी बिकम्स इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच का जी रिलेशन अपने पास था, लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर 150 बाई वी। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए ही था, और इलेक्ट्रॉन ही लिखा हुआ है। अगर जी कोई दूसरा होता तो फिर क्यू इंटू बी वाले फॉर्मूले पे जाते। तो ये एंगस्ट्रॉन में जी मिलता है। तो यहाँ पे 1.54 लैम्डा दिया हुआ है इक्वल टू रूट अंडर 150 जी बाई वी। यहाँ पे वी आपका अप्लाइड पोटेंशियल है, तो स्क्वायर रूट कर दो, और फिर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो 1.54 स्क्वायर जी इक्वल टू 150 बाई वी। सो वी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 1.54 स्क्वायर, दैट इज 150 बाई 1.54 इंटू 1.54। तो ये 60 के अप्रॉक्स आएगा, बिकॉज ये 2.25 एग्जैक्ट आएगा। ये 150 डिवाइडेड बाई 1.54 डिवाइडेड बाई 1.54, ये आता है 63.24। ओके 63.24 वोल्ट, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन में जो रिलेशन हमसे पूछा जा रहा था उसके बेसिस पर इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस। सो क्वेश्चन में जी हमें m दिया हुआ है और v दिया हुआ है और वेवलेंथ पूछा गया है, तो अपने पास सबसे सिंपल फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। अगर आप लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी पे जाओगे,
तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, हाफ mv स्क्वायर, जी फिर उसके स्क्वायर रूट में डालो तो फिर और कैलकुलेशन, जी तो उससे ज्यादा आसान है हम ये यूज कर लेंगे। जी सर। तो लैम्डा इक्वल टू हाँ सर 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास। बस एक बात का जी ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में सबको ऐसा यूनिट में पुट करो तो मास केजी में ही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है तो उसको तब भी केजी में लिखना। ओके तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, स्पीड दिया हुआ है 10 टू द पावर 3। जी सो 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 और 10 का पावर एक तरफ कितना हो गया, वो ये ऊपर जाके हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 6। सो 6.6 बाय 9.1 ऑलमोस्ट 0.7 जैसा आ रहा है। 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 7.28 ये अपना आ रहा है 7.28 सॉरी 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये आपका आंसर होगा। जी So question है, two particles of masses m and 2m have equal kinetic energy. Their de Broglie wavelength are in the ratio. क्वेश्चन में मास मेंशन है और काइनेटिक एनर्जी मेंशन है, तो लैम्डा का फॉर्मूला यूज करेंगे h जी बाय रूट अंडर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब पहले वाले का जी लैम्डा 1 मान लेते हैं, तो उसका लैम्डा 1 क्या हो गया, h बाई उसका मास m है, सो 2 इंटू m और काइनेटिक एनर्जी को मैं मान लेता हूँ E मान लेता हूँ। दूसरे वाले का वेवलेंथ लैम्डा 2 हो गया, वो हो गया h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 जी और मास उसका 2m है इनटू उसका काइनेटिक एनर्जी भी E है। सो अगर मैं जी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लिखता हूँ तो जो कांस्टेंट है वो सब तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, हाँ सर m भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 बाई 1 और ये हो जाएगा रूट अंडर 2 बाई 1 दैट इज रूट अंडर 2 इज टू 1। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।